इससे पिछली वीडियो में हमने साइकोडायनेमिक थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड के साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम कैरन हॉर्नी के थ्योरी सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। और इससे पहले वाली सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम कैरन हॉर्नी का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। कैरन हॉर्नी का जन्म 16 सितंबर 1885 को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था। हॉर्नी का करियर बर्लिन में इंस्टीट्यूट फॉर साइकोएनालिसिस से शुरू हुआ, जहां उन्होंने 1920 से लेकर 1932 तक पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कार्ल अब्राहम के साथ काम करना शुरू कर दिया। हॉर्नी की पहली अमेरिकन जॉब शिकागो इंस्टीट्यूट फॉर साइकोएनालिसिस के एसोसिएटेड डायरेक्टर के रूप में थी। इस पद पर वो 2 साल तक रहीं, फिर वो ब्रुकलिन में बस गई, जिसे उस टाइम दुनिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल माना जाता था। मतलब ब्रुकलिन को उस टाइम दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला कैपिटल माना जाता था। वहाँ पर उनकी मुलाकात एरिच फॉर्म और हैरी स्टेक सुलिवान जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ हुई। एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें न्यूरोसिस पर अपने थ्योरीज डेवलप करने का भी मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क साइकोएनालिटिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। 1941 तक हॉर्नी ने अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर साइकोएनालिसिस की स्थापना की और उसकी डीन बन गई। उन्होंने अमेरिकन जर्मन फॉर साइकोएनालिसिस की भी स्थापना की। कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपने डीन पद से इस्तीफा यानी रिज़ाइन दे दिया और न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने 1952 तक उनकी मृत्यु तक पढ़ाया और प्रैक्टिस की। कैरन हॉर्नी अक्सर सिगमंड फ्रॉइड के काम को क्रिटिसाइज़ करती थी। इनका मानना था कि जो सिगमंड फ्रॉइड है वो अपनी थ्योरी में मेन की पावर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और बताते हैं कि वुमेन्स जो है वो मेन की पावर से जलती हैं। और हॉर्नी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वुमेन्स को कोई जलन नहीं होती मेन के पावर से, बल्कि मेन को जलन होती है वुमेन से कि वुमेन्स जो है वो बच्चे पैदा कर सकती है और मेन नहीं कर सकते। इस बात को लेकर मेन जलते हैं वुमेन से। इसके अलावा हॉर्नी ने फ्रॉइड के ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को भी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों का अपने एक पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस कारण से बच्चे अपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ना कि उनमें कोई सेक्सुअल डिज़ायर होती है इस कारण। कैरन हॉर्नी के थ्योरी को 3 हेडिंग्स के ज़रिए समझा जा सकता है। पहला बेसिक एंजाइटी, दूसरा
न्यूरोटिक नीड्स और तीसरा मेजर्स टू कॉप विथ एंजाइटी। पहला हेडिंग है बेसिक एंजाइटी। पर्सनैलिटी की थ्योरी में हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी को एक इम्पॉर्टेंट थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट माना है। हॉर्नी ने कहा है कि बच्चों में भी एंजाइटी होती है, वो अपने आप को हेल्पलेसनेस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब जब बच्चों को पेरेंट्स या सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता तो वो उनमें एंजाइटी बन सकती है। हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी को इस तरह से रेफ़र किया है कि जब बच्चे को हॉस्टिल वर्ल्ड, मतलब कि बच्चों के लिए जो शुरुआत में बच्चों के लिए जो भी सेफ्टी जोन होता है वो उनके पेरेंट्स होते हैं, और बाकी सब दुनिया और बाकी सारे लोग उनके लिए वो होते हैं, मतलब अनसेफ उनके साथ बच्चे महसूस करते हैं, उनको एक एनिमी की तरह देखते हैं बच्चे। तो इसलिए अगर पेरेंट्स उनको केयर ना दे, उनको सपोर्ट ना करे, तो बच्चों में ना एक एंजाइटी पैदा हो जाती है। इस चीज़ को हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी के रूप में डिफ़ाइन किया है। और इन्वायरमेंट में ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिक एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं, यानी बच्चों में इनसिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। हॉर्नी ने इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाई है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डोमिनेशन, मतलब उनकी फीलिंग्स को दबा देना, इरेटिक बिहेवियर, मतलब ऐसे बिहेवियर कि कभी कभी ज़्यादा प्यार दिखा देना, फिर कभी कभी ज़्यादा गुस्सा कर देना, ऐसे बिहेवियर भी बच्चे की एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, उनकी मतलब बात को अनसुना कर सकते हैं, उनको इम्पोर्टेंट नहीं देते, ऐसे भी बिहेवियर फैक्टर्स जो है बच्चों की एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। लैक ऑफ रियल गाइडेंस, डिसअपेयरिंग एटीट्यूड्स, ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर फैक्टर्स दिए हैं जो एंजाइटी की लेवल को बढ़ाते हैं। तो हॉर्नी ने इन सब फैक्टर्स को बेसिक ईविल का नाम दिया है। जब कोई बच्चा बेसिक ईविल को एक्सपीरियंस करता है तो वह स्वाभाविक रूप से गुस्से वाला या चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को एनालाइज करके बेसिक एंजाइटी को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने अपनी थ्योरी में ना बेसिक एंजाइटी पर ज़्यादा फोकस किया है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को इन्होंने बताया। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, इन्होंने बेसिक एंजाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। और दोनों की थ्योरी में कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों बच्चों की ही बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूरोटिक नीड्स। इमोशनली अनस्टेबल वाले लोगों को हम न्यूरोटिक लोग कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूरोटिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि सभी को अपनी लाइफ में अफेक्शन यानी स्नेह, प्यार की ज़रूरत होती है। तो जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको पता है कि हर टाइम उनको अफेक्शन नहीं मिल सकता। वो किसी से मिलते हैं तो वो सामने वाले से अफेक्शन की उम्मीद नहीं रखते, और वो ये भी जानते हैं कि हमारे पार्टनर्स जो है वो हमको हमेशा अफेक्शन नहीं दे सकते, और कभी कभी उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन भी आ सकते हैं जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूरोटिक लोग होते हैं उनको इन सब चीज़ों की ज़्यादा उम्मीद रहती है लोगों से। वो किसी से भी मिलते हैं तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि हाँ, सामने वाला मुझे अफेक्शन देगा, स्नेह देगा, प्यार देगा, और उसका पार्टनर हमेशा उसके साथ
स्नेहपूर्वक बात करेगा, अफेक्शन से बात करेगा। इस तरीके इन लोगों की ना जो डिज़ायर्स होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं जो होते तो सब में हैं, लेकिन जो न्यूरोटिक लोग होते हैं ना उनमें कुछ ज़्यादा ही लेवल पे होते हैं। ऐसे बिहेवियर्स जो नॉर्मल लोगों में भी होते हैं और न्यूरोटिक लोगों में भी होते हैं, बट न्यूरोटिक पीपल्स में कुछ ज़्यादा ही होते हैं। अलग से देखने पे ही पता चल जाता है कि हाँ ये न्यूरोटिक वाला बंदा है। पहला तो यही है कि उनको सबसे अफेक्शन चाहिए, मतलब सब उनको पसंद करे, सब उनकी थॉट्स को अप्रूवल दे, सब उनसे एग्री करे। दूसरा, उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उनको मतलब अपने आप को उनको सौंप दे, वो कि उनके लाइफ में ज़रा सी भी प्रॉब्लम आती है ना वो उन पे ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने पार्टनर्स पे, कि वही उसको सॉल्व करेगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तीसरा, अपनी लाइफ सीमित रखते हैं, मतलब किसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी, किसको अपनी बातें बतानी है, किसको नहीं बतानी, ये चीज़ उनमें बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ है पावर की, जिससे कि वो दूसरों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके। पावर वैसे तो सबको चाहिए, मैंने पहले बताया जैसे कि सबको ये सारी चीज़ें सबको चाहिए, बट जो न्यूरोटिक लोग होते हैं उनमें उनको ज़्यादा चाहिए, उनको पावर ज़्यादा चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग ही सब काम करे, उनकी बात माने और वो दूसरों पे अपना हुक्म चला सके। फिफ्थ है एक्सप्लॉइट अदर्स, कि दूसरों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को किस तरीके मतलब दूसरों का किस तरीके से फ़ायदा उठा सके, उनको अपने मतलब के लिए किस तरीके से यूज़ कर सके। सिक्स्थ है सोशल रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस्टीज, यानी सोसाइटी में खुद को कैसे फेमस करें, किस तरीके से लोगों में अपनी पहचान बढ़ाएं। सेवेंथ है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोग उनको पसंद करें, उनकी पसंद को अप्रूवल दे, उनकी इम्पोर्टेंस को समझे। 8 है पर्सनल अचीवमेंट, इसमें वो लोग अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मतलब कि वो जो भी वर्क करते हैं, चाहे वो सिंगल करे या ग्रुप में करे, तो वो चाहते हैं कि जो भी एप्रिसिएशन है वो उनको मिले, दूसरों को ना मिले। 9 है सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंस, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, कि दूसरों पे निर्भर ना रहें। ये हमेशा कोशिश करते रहते कि हम इस तरीके के लोग बने। और लास्ट है परफेक्शन, यानी खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि हर काम में एकदम परफेक्ट है वो। इसका जो थर्ड हेडिंग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।